हेलो माय रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब? भाई रैशनल इकोनॉमिस्ट तो होंगे ही, इतने टाइम से इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं। तो भाई हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी स्टार्ट किया, अभी क्लास 12 में पहला चैप्टर पढ़ रहे। पहले चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया भाई? एग्रीकल्चर के बारे में देखा, फॉरेन ट्रेड के बारे में देखा, फिर हमने डेमोग्राफिक कंडीशंस देखे इंडिया की। भाई इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसा था, जब ब्रिटिशर्स थे तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 32 ईयर्स सिर्फ। तो आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है भाई? मैम ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि आपके देश में, आपकी कंट्री में कितने लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और वहाँ से क्या आउटपुट आता है, कितने सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ से क्या आउटपुट आता है, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं और वहाँ से क्या आउटपुट आता है, क्या जितने लोग इन्वॉल्व हैं और जो इनकम या जीडीपी या जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल तालमेल में सही बैठ रहा है या नहीं। तो ये होता है ऑक्यूपेशन। मतलब क्या होता है? आप हम पूछते ना भाई आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं? तो जैसे ही कोई हमें बताएगा कि हम क्या काम करते हैं, भाई मैं फलाने फलाने कंपनी में इंजीनियर हूँ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो सर्विस सेक्टर में है। वो कहेगा मैं फार्मर हूँ, तो हमें समझ में आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। कोई कहेगा भाई मैं वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का बिजनेस है, तो हमें समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में उनका योगदान है। तो ऐसे ही जैसे कोई कह दे कि भाई हम ये करते हैं, मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शुगर केन इंडस्ट्री, तो मैं बोल दूंगी इंडस्ट्री में है भाई। तो जैसे ही कोई बताता है कि भाई काम क्या कर रहे हैं, तो आपको एक इमेजिन हो जाता है अच्छा ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है, ये इंडस्ट्री में है, ये सर्विस सेक्टर में। उसी को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? फिर मैंने क्या बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपके तीनों सेक्टर को आपस में जोड़ता है। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़ता है, इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर से। भाई एग्रीकल्चर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो गई उसको इंडस्ट्रीज में भेजना है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए, और फिर उसको होलसेलर को बेचने के लिए सर्विस सेक्टर में हमको उसको देना पड़ेगा। तो भाई जाएगा कहाँ से? वाया रोड, वाया ट्रेन, रोडवेज, वाटरवेज। तो आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, पैसा वैसा भेजोगे, बैंकिंग सिस्टम चाहिए, फ़ोन वोन भी करोगे ना कि भाई इतने माल, इतना ये इतना क्विंटल भेज देना, ऐसा भेज देना, ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो ये जो पोर्ट, रोड्स, एयरवेज, वाटरवेज, ब्रिज, ठीक है, हाईवेज, कम्युनिकेशन के लिए जो भी चीज़ें हैं, बैंकिंग सिस्टम, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया की ब्रिटिशर्स के टाइम की इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखनी पड़ेगी भाई, क्या उन्होंने तीर मारे थे, ठीक है? तो ये हो गई बातें जो आज के लेक्चर में होने वाली है। तो उससे पहले भाई हमें कहाँ ढूंढते हुए आएंगे, तो भाई हम अपना एड्रेस पता भी आपको बता दें कि हम कहाँ मिलेंगे आपसे। आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके कोई गेम नहीं डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना है इजीली ऐप, अपना डालना है मोबाइल नंबर, ठीक है? फिर आपके पास आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू अकाउंट का। भाई नए नए बच्चे हो, क्रिएट न्यू अकाउंट करना, फिर अपने आप को रजिस्टर करना, नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, प्लेस, लोकेशन ऑन रखिए, ऑटो ट्रैक हो जाएगा। नहीं हो पाए तो टाइप कर दीजिए मोबाइल नंबर, वेरीफाई विथ ओटीपी। ओटीपी आपको आ जाएगा, फिर वेरीफाई करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, मेजर 3 ऑप्शन, जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम, क्लास 11, 12 और CUET। तो जो भी आप हमारे साथ पढ़ना चाहें, अगर 11, 12 पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं मिस कोमल आपकी इकोनॉमिक्स मेंटर, जो आपको क्लास 11 और 12 के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, CUET के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन कि भाई CBSE, उदय बैच, शिखर बैच कॉमर्स के लिए है, और प्रारंभ और टॉपर्स जो है वो हमारे साइंस के बैच हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो शिखर बैच है हमारा वो है क्लास 12 के लिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ
मिल जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में लेक्चर्स पढ़ना है और उनसे कंटेंट पढ़ना है, उनकी थ्योरी पढ़नी है तो आप CBSE में भी चले जाइए। यहाँ आपको 10 मिनट्स के लेक्चर में सारी बातें समझा दी जाएगी। भाई किसी को अगर लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं पसंद है, छोटे छोटे देख लो, है ना। तो चलिए अब आगे चले। ये रहा, यहाँ पे आप अपना क्लास 12 टिक कर दीजिए और फिर आपको मिलेगा ये कंटेंट पेज हमारे ऐप का, जहाँ आप हमारे साथ अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई हाँ ज़रूरी सोचना कि भाई ज़रा देखना और कोड डालना ना भूलना। ये जो अमाउंट है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, फ्री इजीली कोड डालने पर। ठीक है, फ्री इजीली। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर 1 है हमारा। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा। और आज इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी पॉपुलेशन जो है, जो देश की वर्किंग क्लास है, वो कहाँ इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में, वो हम जानेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखकर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से ये जानेंगे कि सारी सर्विसेज जो हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब कैसा था ऑन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए, तो सबसे पहले बात आ जाती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो एक प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन है हमारे पास कि भाई वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो कौन कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें तो भाई 70 से 75 पॉपुलेशन, 70 से 75% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ इंगेज थी, एग्रीकल्चर में। मैन्युफैक्चरिंग में 10%, मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग हैं, 10%। और सर्विस सेक्टर में कितने हैं, सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। और एग्रीकल्चर में कितने हैं, एग्रीकल्चर में 70 से 75%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये लगभग आपका 100% बन गया। तो 100% में से 70-75% लोग एग्रीकल्चर में हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में हो गए 10% और 15 से 20% लोग कहाँ आ गए हैं, सर्विस सेक्टर में। ये सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग। तो ये हो गया हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 1 मार्क क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, और क्या बताएंगे हम अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक चीज दिख रही है, रीजनल वेरिएशन, मतलब जगह जगह से अलग अलग वेरिएशन, यानी जो आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है इंडिया का, वहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि कोई लोग जो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि जो एक एरिया साउथ और वेस्ट इंडिया का है, वो आपको ज्यादातर इंडस्ट्री की तरफ भागता मिल रहा है। कुछ ऐसे एरिया है जो एग्रीकल्चर की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या वेरिएशन है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, मद्रास प्रेसिडेंसी आज के टाइम में कौन कौन सी जगह वहां आ रही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे और बंगाल। ये पूरा एक मद्रास प्रेसिडेंसी के उसमें था। ठीक है, एंड बंगाल विटनेस डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑन वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर विथ इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो ये जो जगहें हैं, ठीक है, कौन कौन सी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन सी जगहें आ रही है, ये 1 मार्क क्वेश्चन फिर बन सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो ये जो 4 जगहें हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये तब मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे आज के डेट में जिसको हम मुंबई बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में है, वो बॉम्बे एक पूरा जो है वो जगह। और बंगाल जो आज हमारा वेस्ट बंगाल है, उस वक्त बंगाल बांग्लादेश को लेकर हुआ करता था। तो वहाँ क्या मिला, वहाँ ये मिला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स कम हो रही है और इंडस्ट्रियल यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़ रही है। ठीक है, क्या देखा हमने इन 3 जगह पे, मद्रास में,
जो तब का मद्रास था, मद्रास में, बंगाल में, और एक जगह हमने कौन सी बताई है, बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में लोग कम हो गए हैं, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लोग बढ़ गए। आई बात समझ? चलो भाई ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन कम करके इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में पार्टिसिपेशन ज्यादा किया है। Increase in the share of workforce in agriculture during the same time states like उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। अगर ये 3 स्टेट की बात करें हम, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, वहां पे क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो वर्कफोर्स है, वो इंक्रीज हुई है। तो क्या वेरिएशन मिला है, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब, नॉर्थ और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पंजाब नॉर्थ में, राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में है, और उड़ीसा हमारे क्या हो गया बेटा, ईस्ट में आ जाता है उड़ीसा जो है। तो ये सारी जगहों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों की संख्या बढ़ी है, और बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में एग्रीकल्चर कम हो गया, इंडस्ट्री और सर्विसेज से ज्यादा हुए, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। तो अब थोड़ा सा एक नटशेल में देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ब्रिटिशर्स के टाइम की, वो ये है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल नेशन है जिसकी पॉपुलेशन 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। सर्विस सेक्टर में कितने हैं, 15 से 20%, और ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में 10%। तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फिर हमने बताया कि मद्रास में, बंगाल में, बॉम्बे में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों की संख्या कम हो गई और इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर से जुड़ने वाले लोग बढ़ रहे हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर बढ़ रहा है कहाँ, उड़ीसा, पंजाब, और एक जगह कौन सी है हमारी, राजस्थान। तो राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब में एग्रीकल्चर के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अब हम बात करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों के बीच का ब्रिज है, ठीक है। एग्रीकल्चर को जोड़ता है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री को जोड़ता है सर्विस सेक्टर से। कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप एग्रीकल्चर की मुलाकात इंडस्ट्री से नहीं हो सकती, और इंडस्ट्री जो है वो कॉफी पीने के लिए सर्विस सेक्टर के साथ नहीं जा पाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर होगा तो शुगर बनेगी, शुगर बनेगी, टी लीव्स बनेगी, कॉफी बीन्स बनेगी, तो इंडस्ट्री बनेगी उनकी, और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर यानी कॉफी शॉप्स बनेंगे, तभी तो आप और हम कॉफी पीने जा पाएंगे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। उसमें क्या क्या है भाई, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए कि भाई आने जाने के लिए रेलवे चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राम जो चिट्ठियां भेजते हैं। तो ये उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है जब ब्रिटिशर्स थे। तो ये डेवलप करने का रियल मोटिव क्या था, हमारी आपकी भलाई? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स को अपने रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक, इंग्लैंड तक पहुंचाने थे, इंडियन पोर्ट्स तक पहुंचाने थे, इसीलिए उन्होंने वाटरवे और रोडवे डेवलप किया। अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, खुद को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करना था, इसीलिए इंडिया में उन्होंने रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज पे थोड़ा अपना ध्यान और बजट लगा दिया, ठीक है। तो रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, हमें कोई सुख सुविधा नहीं देना चाहते थे, बट उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे, यानी कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उनको अपनी आर्मी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिप्लॉय करना था, इसीलिए बेसिक एमिनिटीज यानी कि रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज उन्हें चाहिए था, ठीक है। रोड जो उन्होंने बनाई वो ऑल वेदर पर्पस नहीं बनाई, सिर्फ इसलिए बनाई कि उनकी आर्मी जो है वो मोबिलाइज हो सके और वो अपना रॉ मटेरियल जो है कंट्री के साइड में नियरेस्ट रेलवे और पोर्ट्स तक पहुंचा सके, ठीक है। क्यों बनाया उन्होंने? मोबिलाइजिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अपनी आर्मी को पहुंचाने के लिए, और रॉ मटेरियल्स को कंट्री साइड में क्यों भेजेंगे भाई? भाई देखो ऐसा दिखता है ना इंडिया हमारा नीचे से, तो ये क्या है, ये पूरा वाटरवे है, तो यहाँ साइड में भेजोगे रॉ मटेरियल तो
उन्हीं के रास्ते स्विस कैनल होते हुए इंग्लैंड पहुंच जाएगी भैया चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री साइड उन्होंने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट बनाए सो दैट उनका जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी उनको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से फ्री फंड में, वो एक्सपोर्ट कर दे कहाँ, इंग्लैंड क्वीन के पास। चलिए भाई, एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि रोड तो ऑल वेदर पर्पस बनाई नहीं, तो विलेज एरिया में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उन्होंने कच्चे रोड्स बनाए हैं, रेनफॉल जब भी होता था बह जाती थी, तो कनेक्शन जो था छोटी सिटीज का गांव के साथ वो कनेक्शन टूट जाता था। ठीक है जी, चले आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी 1850 में, ठीक है। तो भाई 1850 में थाने से चली थी हमारी पहली जो रेलवे थी, मुंबई थाने में चली थी ही 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। दो चीजें अफेक्ट हुई, पहला जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते थे और ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स टूट गए, ठीक है। कल्चरल बैरियर्स और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, भाई मैं पंजाबी, मैनू जाना था साउथ में, मैं जा नहीं सकती, कैसे जाऊंगी भाई, इंडियन रेलवेज नहीं था ना तब, लेकिन अगर रेलवे बन जाएगा तो मैं पंजाब से साउथ इंडिया जा सकती हूँ, मैं पंजाब से महाराष्ट्र जा सकती हूँ, मैं पंजाब से बंगाल का रसगुल्ला खाने जा सकती हूँ। तो भाई ये हो गया ज्योग्राफिकल। कल्चरल बैरियर, आज लोगों को कल्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। मुझे पता है कि भैया दिल्ली का खाना, पंजाब का खाना छोले भटूरे, बंगाल का खाना रसगुल्ला, गुजरात की भाई फाफड़ा जलेबी, तो ये कैसे, और मैंने टेस्ट भी किया है कैसे कल्चरल जो उनमें कहाँ किस भगवान की पूजा होती है। साउथ में लोग हम मंदिरों में दर्शन करने जाते, तो ये सारा कैसे इनेबल हुआ, ट्रेन के जरिए। तो कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो है वो टूट गए। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भाई कुछ चीज़ें, स्ट्रॉबेरी उगती है हिमालय हिली एरिया पे, लेकिन स्ट्रॉबेरी पूरे इंडिया में मिल जाएगी। कॉफ़ी बीन्स कहीं और होता, टी होती है दार्जिलिंग वाले एरिया में, वो भी आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगी। तो ये होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि भाई जो भी चीज़ें, एप्पल, आपके जो संतरे होते हैं वो होते हैं नागपुर के, बड़े अच्छे होते हैं। तो भाई आपको आपके फेवरेट खाने पीने की चीज़ें जो हैं, बिकॉज ऑफ द रेलवेज, आप किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, आप तक पहुंच जाएगा। तो इट फॉस्टर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज। तो भाई देखिए, ठीक है, अगर कमर्शियलाइज कर दोगे तो सारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट होगी, लोग सोचेंगे हम यहाँ क्यों बेचें, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, पैसा कमाएंगे। तो वहाँ से हो गई शॉर्टेज, यानी एक एग्रीकल्चरल देश जिसको हम कहीं हमने इसको धान का कटोरा बोल दिया, कहीं बोल दिया कि ये मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में नंबर 2 है, ऐसी कंट्री में भी फूड की कमी हो गई, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थे, दूसरे कंट्री से स्टेपल फूड जो रोज जिंदगी में हम अनाज खाते वो भी हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नुकसान था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कि हमने कैश क्रॉप्स उगाए, फूड क्रॉप्स को प्रायोरिटी नहीं दी। आज भी ये गलती हम करते हैं कि हम कैश क्रॉप को प्रायोरिटी देते हैं, फूड क्रॉप को नहीं देते, मसलन इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये दो हो गए कि कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स टूट गए हमारे, और दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने के कारण सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज को धक्का लग गया कि विलेज इकोनॉमीज जो सेल्फ सफिशिएंट थी, बार्टर सिस्टम में ही खुश थी, उनको बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंसिव एक ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी लेकर आए थे। ठीक है, जैसे बचपन में हमने जो इसमें सीखा है ना, अभी आप जब 11-12 में होते हैं उससे पहले भी हम टेलीग्राम राइटिंग्स लिखते हैं कि एक लाइन लिखे, स्टॉप लिखा, बस पोस्ट कर दो। ठीक है, मदर इल, कम फास्ट, स्टॉप। तो ये होता है इलेक्ट्रिक से मैसेज भेजना।
तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है, तुरंत मिल जाता है, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन तो दूर की बात है, एक नॉर्मल टेलीफोन भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। तो ये जो टेलीग्राफ का जो सिस्टम है वो भी ब्रिटिशर्स के अपने मतलब के लिए था, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि लोग प्रोटेस्ट ना करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उनकी हुकूमत बनी रहे, इसीलिए उन्होंने ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम लेकर आए थे। पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। पब्लिक पर्पस के लिए हम यूज कर सकते थे, लोगों की भलाई के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन वो इनएडिक्वेट तरीके से सिर्फ ब्रिटिशर्स के मतलब के लिए ही यूज हो रहा था। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। एक बार ज़रा हम जल्दी जल्दी से देख लें भाई, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी एमिनिटीज बनाई ब्रिटिशर्स ने, हमारे लिए फैसिलिटी बनाई, लेकिन वो उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व कर रही थी। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई रेलवे जो है वो 1850 में आया। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनसे रिलेटेड है कि हमारा ज्योग्राफिकल कल्चरल बैरियर टूट गया और विलेज इकोनॉमीज को सीवियरली इफेक्ट हुआ क्योंकि उनकी सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिशर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते थे, अपने मतलब के इंफॉर्मेशन इधर से उधर। ठीक है, अब वो चाइनीज विस्पर है ना भाई कि भैया इधर से उधर बात पहुंच गई, हमें तो ना पता चला, तो वही कुछ ऐसा चल रहा था। अब कंक्लूजन देखते हैं, क्योंकि हमने क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें हमने करी। तो भाई एक एक करके देखें कि एग्रीकल्चर तो पहले ही सैडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में हमेशा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी कोई बात चेंज नहीं हुई। सरप्लस लेबर, जितनों की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और प्रोडक्टिविटी यानी कि जीडीपी यानी कि आउटपुट वहाँ से लो आता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। भाई कुछ हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो भी बुरी तरीके से पिट गई ब्रिटिशर्स के आने से। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक नहीं मल्टीपल ब्रांच होना। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक्सपेंशन, अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग जोन में अगर हम डेवलप करें चीज़ें तो हम उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक गवर्नमेंट का जब तक योगदान नहीं होगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हैवी और बेसिक इंडस्ट्री बनाने में नहीं होगा, तब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना बिल्कुल ना के बराबर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत थी? मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की, कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये चार रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। फॉरेन ट्रेड क्या चाहता था? ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो फॉरेन ट्रेड इंडिया में क्यों हो रहा था? इंडिया के लिए, गेन्स ऑफ ट्रेड के लिए? बिल्कुल नहीं। कि इंडिया को फॉरेन सरप्लस मिल जाए? नहीं, इंडिया को कोई फायदा नहीं होता। ब्रिटिशर्स जो हैं अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया को अपना रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज कर रहे थे, वही उसके लिए फॉरेन ट्रेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, जैसे अभी बात करी कि रेलवे हुई, रोड्स बने, एक्सपेंशन हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यों? ब्रिटिशर्स के मतलब से। नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। ठीक है, जो भी रेलवे बनी, चाहे सड़क बनी, वो भी ऑल वेदर नहीं बनी, तो उसमें भी काफ़ी कुछ काम करना है। गवर्नमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल हमारी स्टोरी कल भी थी और आज भी है। ठीक है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी ब्रिटिशर्स के बाद
ब्रिटिशर्स के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, ये दो तो वो सिचुएशन है जिनसे हम लड़ते ही रहते हैं। तो प्रीवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो आज भी हम इसमें काम कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी इंडिया की बहुत बुरी हालत थी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल चरम सीमा पे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम तो समझ गए कि भारत की क्या दशा, या और सच कहूँ तो दुर्दशा थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें अगर हम इस जगह से ले के चले तो हाँ, कुछ नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, भले ही वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ में हो पर फिर भी हमने वो टेक्नोलॉजी तो सीख ली। रेलवे पटरियां बिछाना हम समझ गए, इसीलिए आज वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हम चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो हम ब्रिटिशर्स को थैंक यू बोलेंगे, लेकिन सोने की चिड़िया से सोना तो चुरा ले गए वो। चलिए, इसी बात के साथ थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, लर्न विद अ स्माइल।